Hi viewers, this is me Rivaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सर बेहद शुक्रिया हमारे व्यूवर्स के लिए आपने टाइम निकाला। थैंक यू रिवाजी, आपने बुलाया। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। अच्छा सर, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि फ़लस्तीन और इज़राइल के जो जंग में आपने इंडिया ने यानी कि ओवरऑल इज़राइल का ही साथ दिया। और आज हम एक नई न्यूज़ सुनते हैं और वो ये है कि यूनाइटेड नेशन में इंडिया ने इज़राइल के अगेंस्ट जो है वो वॉर किया है और गोलान हाइट्स जो कि इज़राइल ने 1976 की वॉर में जो है उसको अपने कब्ज़े में कर लिया था। और इसी चीज़ को लेकर इंडिया ने इज़राइल के अगेंस्ट वोट किया है। सर इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या कहेंगे इस न्यूज़ को देखते हुए? आखिर ये क्यों इंडिया ने जो है ये एक इक़दाम उठाया और सीरिया का समझते हैं गोलान हाइट्स को और इज़राइल ने कब्ज़ा किया हुआ है। आप ऐसा क्यों समझते हैं? देखिए, इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा का पूरा इंडिया का पर्सपेक्टिव है। दो क्वेश्चन लेस्ड हैं आपके इस सवाल में। दो क्वेश्चन हैं। पहला कि इंडिया ने ओवरऑल इजराइल की लड़ाई में साथ दिया है और दूसरी तरफ वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन में उन्होंने इजराइल का विरोध किया है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्यूपेशन ऑफ गोलान हाइट्स। तो देखिए, ये जो जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन कल पास हुआ है वो कोई नया रेजोल्यूशन नहीं है। उसमें उन्होंने रीअफर्मिंग की बातचीत की गई है कि रीअफर्म किया है कि जो गोलान हाइट्स आज की डेट में वो इजराइल के कब्जे में है, उसको छोड़ देना चाहिए। गोलान हाइट्स जो है वो आप देखें तो इजराइल के जो सीरिया का जो वेस्टर्न बॉर्डर है, इजराइल का जो वेस्टर्न बॉर्डर है सीरिया के साथ, उसमें एक स्ट्रिप है गोलान हाइट्स। 1967 के वॉर में गोलान हाइट्स को जीत लिया था, ऑक्यूपाई किया था। और फिर हालांकि 1973 में दोबारा वॉर हुई और उसके बाद सीरिया ने उस काफ़ी हैवी लॉस इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश की थी, बट फॉर जो भी रीज़न था वो गोलान हाइट्स को रीटेक नहीं कर पाए, जो उनकी उम्मीद थी, जिसके लिए 1973 का वॉर हुआ था। इजराइल को काफ़ी अच्छी चोट पड़ी थी मगर गोलान हाइट्स नहीं हुआ। 1967 से 81 तक वो गोलान हाइट्स जो था वो अंडर ऑक्यूपेशन था, इजराइल का कब्जा था। मगर उसके बाद 1981 में इजराइल ने उसको एनेक्स कर लिया। ये एक प्रॉब्लम का घर बन गया, आप समझ रही हैं। जो एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरी है वो जब उन्होंने 1981 में किया, वो भी यूनिलैटरली, दैट बिकेम अ प्रॉब्लम। हालांकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको इस एनेक्सेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था। हालांकि जो यूएस में जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया 2019 में, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की थी, बट ओवरऑल वर्ल्ड ने कभी इस नीदर द ऑक्यूपेशन नॉर द एनेक्सेशन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है ना। सो इजरायली सेटलमेंट्स हैं गोलान में आज की डेट में, जो कि एक मेजर कंसर्न है, जिसमें कि करीब 20,000 लोग रहते हैं आज उस क्षेत्र में, और इसलिए सीरियंस भी नाराज रहते हैं, जो आपको समझ में आएगा। ये बात जो सच है वो कहनी चाहिए, ये इलीगल है। किसी भी तरीके से ये इजराइल का पार्ट नहीं माना जा सकता, और जो भारत ने किया वो हमेशा सच का साथ देने का काम भारत ने किया है। आपको समझना पड़ेगा, टेरिटरी जो है, लैंड, वो इंटरनेशनल लॉ में उसका दो स्टेटस होता है। एक स्टेटस होता है अगर किसी और की टेरिटरी कोई और देश ले ले, तो वो होता है या तो आप उसको ऑक्यूपाई करते हो और या तो फिर आप उस टेरिटरी को फ्री कर देते हो। एनेक्सेशन को इंटरनेशनल लॉ में आउटलॉ कर दिया गया। एनेक्सेशन एक एस्टैब्लिश प्रैक्टिस हुआ करती थी यूनाइटेड नेशन चार्टर आने के पहले। जैसे मुगलों ने भारत की टेरिटरी को एनेक्स किया, या कह ले ऑक्यूपाई किया, या कह ले टेक ओवर कर लिया। इसको आप डीकोलोनाइजेशन कह सकती हैं। एनेक्सेशन कहना शायद ठीक नहीं होगा। एनेक्सेशन कहना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि उन्होंने कभी उसको उज्बेकिस्तान की टेरिटरी नहीं बताई। लेकिन अगर आप देखें अंग्रेजों ने इंडियन टेरिटरी को एनेक्स कर लिया था। मतलब जो भारतीय टेरिटरी थी उसका लॉ बनाया जाता था यूके में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ब्रिटिश पार्लियामेंट का लॉ बन करके इंडियंस के ऊपर लगता था। इसको एनेक्सेशन कहते हैं, समझ रही हैं आप।
यानी जब आप किसी की टेरिटरी को अपनी टेरिटरी बना लेंगे तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आपकी कंट्री के लॉ, पुलिस, जुडिशियल सेटलमेंट्स और जितनी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो वहां पे काम करती हैं। तो यही काम इजराइल ने किया था। वो टेरिटरी बिल्कुल जो थी वो इजराइल की नहीं थी, वो सीरिया की थी। और भारत ने, जो भारत का मतलब सत्य था, सत्यमेव जयते, ये भारत का मतलब है। भारत की इंटरनेशनल पॉलिसी का आधार क्या है? सत्यमेव जयते। जब हमने इजराइल का साथ दिया, हम ये जो 7 अक्टूबर की इनह्यूमन और हीनियस और अमानवीय, बार्बरिक और जितनी भी इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो घटना की गई, उसका भी हमने साथ नहीं दिया। जो पैलेस्टीनियंस थे, वी वांटेड टू कॉल स्पेड अ स्पेड, हमने उस पे यूएनजीए में एब्सटेंशन किया उस वोटिंग में, यानी कि जो कंडेमनेशन हुआ था इजराइल का, जो पैलेस्टीनियन अटैक का, यूएनजीए में हम उसका पार्ट नहीं बने। उसका पार्ट हम इसलिए नहीं बने क्योंकि हम ये जानते थे कि अगर आपको इजरायली अटैक को कंडेम करना है तो आप ये जो हमास की जो अटैक हुई है उसको किए बिना आप इजरायली अटैक को हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए एक कंफ्यूजिंग बात बता देंगे कि हमास पे जो अटैक हुआ इजराइल ने जो किया 7 अक्टूबर के बाद, वो लोग ये पढ़ेंगे कि इन्होंने ऐसे ही कर दिया था, जबकि वो मतलब यूनिलैटरली कर दिया था। जबकि दुनिया को ये पता होना चाहिए कि 7 अक्टूबर के अटैक के रिस्पॉन्स में ये किया गया था। सो उसका इंडिया ने पुरजोर विरोध किया। हमने कहा कि होना चाहिए, हम इजराइल के साथ खड़े रहे यूएनजीए में। हमने कहा कि हमास के अगेंस्ट को, हमास के एक्शन को भी कंडेम किया जाना चाहिए, और हमने वोटिंग से परहेज किया। आज जब रीअफर्मेशन की बातचीत की गई कि 1967 में जो इजराइल ने गोलान हाइट्स को कब्जा किया और वहां पे जो सेटलमेंट्स है उसको जो अपने कब्जे में लिया, वो इलीगल है। मैं तो बार बार कहता है, मैंने बार बार कहा है कि भाई इजराइल ने जरूरत से ज्यादा जमीनें ली हैं, जो सेटलमेंट्स है वो इलीगल सेटलमेंट्स है उनकी कई। ये इंटरनेशनल लॉ में बार बार कहा गया। इवन इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कई टेरिटरी जो इजराइल ने अपने कब्जे में ले ली है, एनेक्सेशन में ले ली है, हम उसको लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन की तरह डील करेंगे। लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन इंटरनेशनल लॉ का मैटर है। लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ म्युनिसिपल लॉ। तो इंडिया मींस जस्टिस। अगर आप पन्नू का भी, अभी आप पन्नू के ऊपर सवाल पूछेंगी, मुझे पता है कि जो अमेरिका ने इंडिया को कहा है कि अमेरिका ने एक इंडियन सिटीजन को चेक रिपब्लिक में अरेस्ट किया है कि उन्होंने पन्नू को मारने की कोशिश की। मुझे पता है आपका अगला सवाल उसी पे ही होगा, तो मैं उस पर जवाब दूंगा। तो इंडिया हमेशा एक बैलेंस्ड व्यू रखता है, एक न्यायोचित व्यू रखता है। डबल स्टैंडर्ड दुनिया करती है, हम डबल स्टैंडर्ड नहीं करते, और दुनिया का डबल स्टैंडर्ड हम आपके इस क्वेश्चन में भी हम आपको दिखाएंगे। जी अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं। अभी आपने खुद ही वो सवाल जो मैंने आपसे पूछना चाह रही थी, आपने वो खुद ही सवाल कर दिया है। क्या कहेंगे, और खालिस्तानी मूवमेंट का इससे क्या लिंक है? नहीं, खालिस्तानी मूवमेंट का नहीं है। देखिए, ये जो इंडियन सिटीजन की अरेस्ट की गई है और उसको एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है गुप्ता जी को फ्रॉम चेक रिपब्लिक टू अमेरिका, कि उन्होंने शायद किसी को हायर करने की कोशिश की और $1 लाख दी कि पन्नू को न्यूट्रलाइज कर दो। तो अमेरिका कह रहा है कि ये तो इंडिया ने ये की है, इंडियन गवर्नमेंट के एजेंट्स इसमें शामिल हैं, क्योंकि भाई ऐसे तो कोई किसी को प्राइवेट मरवा दे उसमें तो वो क्रिमिनल मैटर है। बट अमेरिकन गवर्नमेंट ये करे, क्योंकि ऐसा नहीं कि इंडियंस जो है वो अमेरिका में हत्या नहीं करते हैं। अभी कई ऐसे इंडियंस होंगे जिन्होंने अपनी वाइफ को मार दिया होगा, या जो खुद मर गए या कुछ हो गया। इस तरह के क्रिमिनल एक्शन होता रहता है। इट्स नॉट अ बिग डील। लोग एक दूसरे को मारते रहते हैं क्रिमिनली, क्योंकि इंसान है, कभी भी कुछ हो सकता है। पर यहाँ पे अमेरिका ने जो प्रोसिक्यूशन जिस बात की शुरू हुई है वो ये है कि इंडिया ने हायर किया किसी को, कि वो किसी को हायर करे ताकि पन्नू को अमेरिका की धरती पे न्यूट्रलाइज किया जाए। दिस अमेरिका इज सेइंग दिस इज अ वरीसम प्रैक्टिस फ्रॉम इंडिया, बिकॉज ये जो ओवर जो है असैसिनेशन हो रहा है अक्रॉस द टेरिटरी जा करके, और दूसरे देशों में अब्रोड जो है, जिसको हम टारगेटेड असैसिनेशन कहते हैं या टारगेटेड किलिंग कहते हैं, वो एक गलत प्रैक्टिस इंडिया कर रहा है। मगर मैं अमेरिका से पूछना चाहूंगा कि अमेरिका की हिस्ट्री तो टारगेटेड किलिंग से रिट लार्ज है। ये ईरान के जो कासमी को मारा था जब ट्रंप ने, तो वो पूछ के मारने गए थे। वो इंटरनेशनल लॉ में अलाउड है। आपने किसी के सिटिंग 5 स्टार जनरल को मार दिया, वो अलाउड है। पाकिस्तान में कितने ड्रोन अटैक करवाए और इन्होंने तालिबान के, और कितने लोगों को मरवाया।
वो सब अलाउड है। ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में आकर के मार के चले गए, वो इंटरनेशनल लॉ में अलाउड है। आप टारगेटेड किलिंग नहीं करते हो। कितनी बार आपने अटेम्प्ट किया होगा क्यूबा के वो मिनिस्टर वो थे फिडेल कास्ट्रो साहब के ऊपर, चे गुवेरा को आपने बोलीविया में जाके मारा, वो सब जस्टिफाइड है। अमेरिका वो कह रहा है कि टारगेटेड किलिंग करना गलत बात है, लीगली इट इज, पर आपके पास नहीं है। जैसे आपने कहा कि इंडिया इजराइल के साथ खड़ा रहा और आज जो है पैलेस्टाइन का साथ दे रहा है। हमने तो पैलेस्टाइन के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेजा है भाई। हमने तो पैलेस्टाइन के लिए वो भी भेजा है, क्या नाम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, मेडिकल असिस्टेंट भेजे हैं। हम तो इंसानों का साथ देते हैं। हम तो जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन पे जो था हमने एब्सटेंशन किया, क्योंकि हमें लगता था, जो मैंने कहा कि हमास की बात उसमें नहीं की गई। दूसरे में हम उनके साथ खड़े हो गए कि बिल्कुल उनके अपोजिशन में खड़े हुए इजराइल के साथ। तो जहां जो होगा बैलेंस्ड, न्यायोचित, धर्मोचित, वो हम करेंगे। हम धार्मिक लोग हैं। हमारा जो आचरण है वो धर्म से आता है। और धर्म क्या होता है? नीति। नीति क्या होती है? न्याय संगत, पक्षपात नहीं। तो पॉइंट ये है कि अब अमेरिका हमको ये कह रहा है कि हम टारगेटेड किलिंग कर रहे हैं, तो अमेरिका के मुंह से शोभा नहीं देता। और कौन है पन्नू? क्या कर रहे हो आप पन्नू को रख के? जो आपके लिए ओसामा बिन लादेन है, वो हमारे लिए पन्नू है। तो हमारी कंसर्न को कंसर्न नहीं मानना है, आपको अपनी कंसर्न को कंसर्न मानना है। तो ठीक है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम इसको इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि उनके चार्जेस है। मेरी जो बिलीफ है, अगर इंडिया ऐसा कर रहा है तो मैं तो उसको सपोर्ट करता हूं, क्योंकि पन्नू को तो नहीं इतना फ्लेज देना चाहिए। लेकिन हाँ, पन्नू को इतना बड़ा फिगर नहीं है कि अमेरिका के साथ आप संबंध बिगाड़ें, बिकॉज दिस विल गो लॉन्ग वे। हम दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल टाई होता है। हम दोनों एक दूसरे को वो भेजते हैं, क्या नाम है, ह्यूमन कैपिटल भेजते हैं, और बहुत कुछ। इट्स अ विन विन सिचुएशन, इट्स अ विन विन फ्रेंडशिप ties तो between India and America. But there are some flash points, there are some discrepancies which needs to be ironed out. और अमेरिका को इंडिया के कंसर्न को समझना पड़ेगा कि आप कैसे लोगों को अपने आप पे वो दे रहे हो। कोई जेन्युइन अगर डिमांड कर रहा हो तो करो, तो पन्नू तो आप ही क्रिमिनल एक्शन ले लो, पन्नू को जेल में भेज दो, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी सब करने की। पर आप फ्री उसको वो दे रहे हो कि वो इंडिया को भड़की मारे, धमकी दे कि हम 19 नवंबर को फ्लाइट उड़ा देंगे, ये कर देंगे। तो फिर ये तो अमेरिका को और वेस्ट को सोचना पड़ेगा। अब कनाडा भी उनके साथ खड़ा होकर बोला नहीं नहीं देखो हम तो कह रहे थे। ठीक है, अभी आप कर लो, पर ठीक है, हमने भी किया ना, उनके कंसर्न को तो हमने भी नहीं सुना। हम तो रशिया के साथ जाके तेल लेके आए ना। जितना दर्द हमें या भी हो रहा होगा, वही दर्द उनको भी हुआ होगा। दुनिया यही है भाई, रियल पॉलिटिक रिबाहा जी, आप समझ नहीं है, यही है दुनिया की सच्चाई। कभी हमको दर्द मिलता है सनम, कभी तुमको मिलता है दर्द, पर क्या करे, ये तो ऋतुएं हैं, कभी गर्म तो कभी सर्द। क्या शेर बोला मैंने। वाह 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 सर। अच्छा सर, एक और न्यूज़ की जानिब हम बढ़ते हैं। आपने देखा है कि नासा के जो चीफ है वो इंडिया उनका विजिट है, और उन्होंने आते साथ ही कहा है कि 2024 में इंडिया और नासा यानी कि इसरो और नासा मिलकर स्पेस स्टेशन जो है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं, और एक और प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है जिसपे वो इंडिया के जो है वो एक साइंटिस्ट को स्पेस में भेजेंगे। क्या कहेंगे आप इसको देखते हुए? अमेरिका कोई साइंटिस्ट नहीं भेजेगा। हाँ, उनका वो जा रहा है, हमें अमेरिका की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो वो वहां पे ट्रेन करेंगे, उनके पास फैसिलिटी है, तो वो ट्रेन करेंगे। ये ना कहें कि वो जा रहा है। बट ये देखिए, पॉइंट ये है रिबाहा जी की, अब हम मानवता की ओर देखें। मानवता ही इस ब्रह्मांड का जो है वो मूल है। मानवता से बड़ा कुछ नहीं है। अगर हम मानववादी हो जाएं, इफ वी बिकम ह्यूमैनिटेरियन, इफ वी बिकम ह्यूमेन, बाकी सारी आइडेंटिटी पर्सनल रखें, लेकिन सोशियो पॉलिटिक्स का जो आधार हो, सोशियो पॉलिटिको जूरल रिलेशनशिप का जो आधार हो, वो सिर्फ मानवता हो। तेरा मेरा नाता क्या मानवता, बस। एक वो गाना है हमारे यहाँ यूट्यूब पे, एक क्या नाम है, आपने सुना होगा रिभाजी, आप बताइए, सुना है कभी? कौन सा सर? गाना कुछ यूं है,
इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। ये भारतीय फिलॉसफी कह सकती है, ये सिर्फ भारतीय कह सकता है। आईपीएल में आपको सेलेक्ट कर लिया गया। हाँ, इंडियन आइडल में सेलेक्ट किया टू वर्स सिंगिंग। तो पॉइंट क्या है रिभा जी की एक इंसान का इंसान से भाईचारा हो, बस सब एक दूसरे के प्रेम में रहें, भला सोचे, यही भारतीयता की बात है। इंसानी भाईचारे की बात अगर कोई करता है तो वो सिर्फ भारतीयता करती है, वैदिक फिलॉसफी करती है, हिंदुत्व करता है, और कोई नहीं करता। जो सच है वो सच है। मैं आपको सैकड़ों फिलॉसफी बता दूंगा अभी। जैसे मैं बार बार कहता हूं हर चैनल पे, अयम बंधुरा निज निज परवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यही है वो, इंसान का इंसान से हो भाईचारा। भाई भाई कौन होगा? एक परिवार के लोग भाई भाई होते हैं। तो आप जब दुनिया को अपना कुटुंब मानोगे, अपना परिवार मानोगे, तभी तो भाई भाई का रिश्ता होगा। यही हमारा पैगाम है, यही हमारा मैसेज है, यही हमारी संदेश है दुनिया के लिए। इसलिए भारत का होना, भारतीयता का होना, हमारी फिलॉसफी का होना, हमारे उपनिषदों का होना बहुत आवश्यक है। जी चलें। अच्छा सर, आपको इसरो की एक टॉप साइंटिस्ट हैं ललिता अंबिका जी, जिनको हाई सिविलियन अवार्ड दिया गया है, क्या कहेंगे? कहाँ दिया गया है? फ्रांस में शायद उनको लीजन दी ऑनर दिया गया है। जी। तो देखिए, मैंने वही कहा ना, इंसान एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। आज मैं ये जो पहले तो ललिता जी को बहुत बहुत बधाई। भारत उन पे गर्व करता है, भारत की बेटी हैं वो, और स्त्री हैं, नारी हैं। ये दिखाता है कि नारी किसी से कम नहीं है। नारी जो है वो नारायणी है, नारी जो है वो शक्ति है, नारी जो है वो विद्या है, सरस्वती है। नारी जो है वो बहुत ही समझ लीजिए कि वो हर चीज में सक्षम है। जिस देश की नारियां सक्षम है, उस देश का सब सक्षम है। जिस देश में नारियों की पूजा होता है, इसलिए हमारे कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते नमन्ते तत्र देवताः। जहां नारियों की पूजा की जाती है, वहां पे तो देवताओं का भी वास होता है। तो पॉइंट ये है कि ललिता जी जो हैं, उनको बहुत बधाई। वो ये डिजर्व करती हैं। मुझे पता है वो किसी एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी थी, ये जो अभी मिशन गया हमारा चांद पे, चंद्रयान। हाँ, चंद्रयान 3 में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। ललिता जी को ऐसे ही आप कार्य करते रहे। तो यही है। अब देखिए, मैं आज देख रहा था एक ऑस्ट्रेलियन वो थे प्रोफेसर, उन्होंने ये जो हमारे यहाँ अभी 41 डेज का रेस्क्यू चला, उन्होंने भारत में आकर के और भारतीयों की बहुत मदद की टनल एक्सकवेशन में, क्योंकि उन्होंने 9/11 में भी, जब ये बिल्डिंगें गिर गई थी, लोगों को निकालना था, तो उनके पास काफी एक्सपीरियंस था उस चीज का। तो अर्नोल्ड डिक्स जो है वे क्रिश्चियन हैं, और मैं उनको बहुत प्यार से कहूंगा कि वो रियल सेंटा क्लॉज हैं, और वो रियल जीसस के फॉलोअर हैं। वो वहां पे जब टनल को खोदने जाते थे, तो वहां पे एक छोटा सा मंदिर था, और लोकल लोगों का विश्वास था कि वहां के जो लोकल देवता हैं, उन देवता की पूजा नहीं की गई है, इसलिए ये अनिष्ट हुआ है। एक विश्वास है, इसको माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वहां के जो गांव वाले थे, उनका ये मान्यता था। तो अर्नोल्ड डिक साहब, वो जब भी जाते थे उस मिशन पे, तो पहले वो वहां पे अपना नमन करते थे, हाथ जोड़ते थे, टीका लगवाते थे, और उसके बाद वो उस काम में जाते थे। मिरेकल हुआ ये। इसको मैं कोई देवीय मानने को तैयार नहीं हूं। ये इंसानी दिमाग, इंसानी सोच, और अगर कोई शक्ति होगी तो होगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इन चीजों पे विश्वास नहीं करता। लेकिन मान्यताओं की, परंपरा की, जिसको जो मानना है उसका सम्मान होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। मानो ना मानो, ये आपकी इच्छा है, सम्मान करो, किसी का मजाक नहीं उड़ाओ। वहां के जो लोग थे, उनका ये मान्यता था, उन्होंने उस मान्यता का सम्मान रखा। वो गए, उन्होंने छोटे से मंदिर के आगे अपने सर नवाया, और वो आए। वो तो क्रिश्चियन है, उनकी क्रिश्चियनिटी कहीं से नहीं बाधित हुई। यही है इंसानियत, यही है मानवता,
वो नहीं बन गए क्रिश्चियन से हिंदू, वो क्रिश्चियन ही है। और उन्होंने जीसस क्राइस्ट का प्यार हम तक भी पहुंचाया। वो हमारे लिए भी आज सेंटा क्लॉज हैं। और मैं उनको दिल से, अपने सभी ऑस्ट्रेलिया के भाई बहनों को और उनको क्रिसमस की एडवांस में बधाई देता हूँ। मेरी क्रिसमस टू ऑल ह्यूमैनिटी, not just to Christians, or to all of us who believe in diversity of the human manifestation in terms of belief and faith. हर कुछ तो फेथ ही है। तो सबको मेरी क्रिसमस इन एडवांस जी। अच्छा सर, अंजू वापस आ गई है, घर वापसी हो गई है उसकी, क्या कहेंगे? हाँ, अंजू दीदी वापस आई हैं। मेरे तो उनके घर का मसला है भैया, मैं क्या बोलूं, मैं नहीं बोलना चाहूंगा। प्यार है, अब उनको प्यार हुआ 2 बच्चों की मां होने के बाद, ये थोड़ा सा है। पर उधर से सीमा दीदी भी आई हुई है, तो ठीक है, ये तो चलेगा ही। इंसानों के बीच में तो सब रिश्ते बनते ही हैं। प्यार किसी का वो आपने गाना नहीं सुना है कि ना उम्र की कोई सीमा हो, ना जन्म का कोई बंधन, जब प्यार करे कोई किसी से तो देखे केवल मन। आपको एकदम घटिया शक्ल के आदमी से प्यार हो जाएगा जब आप उसको, उसकी पर्सनालिटी आपको अच्छी लग जाए खाली। यही है, एक एहसास है। प्यार को बांधा नहीं जा सकता क्योंकि ये दिखता नहीं है। जितना बांधोगे ये उतना बढ़ेगा। तो ठीक है, मैं इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहता। मैं, ये मेरा काम नहीं है। वो अच्छा की बुरा की, ये सब आई डोंट वांट टू डिग इनटू समवन्स पर्सनल लाइफ। मुझे पता है ये ह्यूमन सोसाइटी है, ये होता रहेगा। so that's it, that's all I have to say on that। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं किसी का वो एक स्त्री हैं, सम्मान है उनका मेरे मन में, और दोनों तरफ से। बाकी उनके परिवारों और उनके बीच का मसला है। मैं किसी स्त्री के पर्सनल लाइफ में कमेंट करना पसंद नहीं करता। जी बताएं। एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? यही कि एक दूसरे को न्यूक्लियर बम मार के खत्म किया जाए, और क्या। यही है एंड का मैसेज। सर आज आप तो नादिया मैम वाली बात करती है। तो एंड का मैसेज क्या होगा? एंड का मैसेज तो यही हो सकता है। मैसेज क्या ही होगा? मैसेज तो कबीर जी ने दिया था और उसको बोलना चाहिए। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई। आप चाहे तो उर्दू पसंद है तो ऐसे कर ले, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, आलिम फाजिल हुआ न कोई। पढ़े जो ढाई आखर प्रेम का, सो पंडित होए। आपके लिए ऐसे कर देते हैं, पढ़े जो ढाई आखर प्रेम का, आलिम फाजिल होए। समझ रहे? लव एक ही है। लव इज द पेनिसिया, हमारे कहते हैं रामबाण। प्रेम के कई रूप हैं, एक फॉर्म में नहीं है। प्रेम के कई फॉर्म हैं। प्रेम किसी भी फॉर्म में, ईश्वर से हो तो अच्छा, माँ बाप से हो तो और अच्छा, खुद से हो तो भी अच्छा, किसी और से हो तो भी अच्छा। भाई का प्रेम, माँ का प्रेम, बेटे का प्रेम, देश प्रेम, सब अच्छे हैं। प्रेम का हर रूप अच्छा है। इकलौती ऐसी चीज है जिसका कोई रूप खराब नहीं है, इसके कई रूप हैं। सो लेट्स प्रमोट लव, पीस, हार्मनी एंड रिजेक्ट हेट्रेड। प्रमोट लव, रिस्पेक्ट, हर कल्चर को रिस्पेक्ट कीजिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए। यही है संदेश हमारा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। व्यूवर्स, चैनल को सब्सक्राइब के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। और साथ में अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सकें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए। थैंक यू सो मच।